नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मोदी कैबिनेट में रिसफल चल रहा है और जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका परिवर्तन हो रहा है, और ये सब पावर गैलरी से आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत कोई कहानी बना रहा है। जो कुछ भी स्रोत हम लोगों को पता चलते हैं बतौर पत्रकार, उसकी जानकारी हम फौरन से पेशतर आपके लिए लेकर के आते हैं। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद अभी जरूरत पड़ी है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और पंजाब में चुनाव हैं, 2 महत्वपूर्ण स्टेट में। अब उसके पहले कैबिनेट रिसफल होना है, 2029 की तैयारी होगी, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक परिवर्तन भी होना है। उसकी भी लिस्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। मतलब जो नए अध्यक्ष बने हैं नवीन साहब, तो नवीन साहब अपनी नवीन टीम बनाएंगे और उनको उनको क्या कह दिया गया है, उनके पास एक लिस्ट आएगी जिसको उनको फॉलो करना है। देखिए, एक बात है, मान लीजिए, और इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार कर लेना चाहिए हम लोगों को। अब इसे डिसिप्लिन का तगाजा कह लीजिए, डिक्टेटर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आजकल जो फैसले हो रहे हैं वो मोदी जी के सहमति के बगैर नहीं हो रहे हैं। और एक सहमति अमित शाह जी की भी है, उनकी सहमति के बगैर नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमित शाह जी सहमति बनाने के लिए, जो सेकंड टायर है, सहमति बनाने के लिए अमित शाह जी को एक ज़िम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई ऊहा-पोह की स्थिति है, कोई नाराज़गी की स्थिति है, गुस्से का तो कोई सवाल उठता नहीं है मोदी और अमित शाह के रहते हुए। तो अगर नाराज़गी है, कोई दुखी हो जाता है, तो उसको मनाने का काम और उनको सांत्वना देने का काम, या उनको ये कहने का काम कि अभी नहीं तो फिर दूसरी बार आपको मौका मिल जाएगा। इस सब तरह की मनाने, रिझाने, इस सब का काम अमित शाह जी के ज़िम्मे है। अमित शाह जी पॉलिसी मेकर्स हो चुके हैं। अमित शाह जी एक प्रकार से सरकार के सारे कॉल ले रहे हैं। मोदी जी विदेश भ्रमण भी करते हैं, मोदी जी को और भी सारा काम है, लेकिन अमित शाह जी लगातार पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से सुनिए। अमित शाह पिछले 2006 के बाद अब तक एक बार भी विदेश का दौरा उन्होंने नहीं किया है, और गृह मंत्री रहते हुए भी। तो लोग पूछते हैं कि क्या बात है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द गवर्नमेंट है, होम मिनिस्टर होते हुए आज तक उन्होंने विदेश का दौरा नहीं किया। अब आप कह रहे होंगे कि मैं यकायक ये अमित शाह के विदेश दौरे की चर्चा क्यों कर रहा हूं। मोदी जी खूब यात्रा कर रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, वो देश के लिए यात्रा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घूमने के लिए जा रहे हैं, वो देश के लिए जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने कोई यात्रा नहीं की, और उनसे जब लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारी प्राथमिकता देश के अंदर देश को सुदृढ़ करना है। और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अगर आप योगी की तुलना करें तो योगी ने कहां-कहां की यात्रा की। योगी की जो यात्रा हुई किन-किन देशों की हुई। सिंगापुर गए योगी, जापान गए योगी, रसिया गए योगी, स्विट्जरलैंड योगी नहीं गए। तो इस हिसाब से यूरोप की भी यात्रा योगी ने नहीं की, और इंग्लैंड भी नहीं गए, अमेरिका भी नहीं गए। उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री नहीं गए। रसिया लेकिन गए, सिंगापुर गए, जापान गए। अब आप कह रहे होंगे कि भई मैं योगी की चर्चा शुरू कर दिया, अमित शाह जी की चर्चा शुरू कर दिया। इसका तात्पर्य क्या है? मित्रों, ये जो कैबिनेट रीशफल हो रहा है ना, इसमें हमने कल आपको बताया था कि किस-किस कैबिनेट में बदलाव होने की संभावना है। इस पर मैंने आपको विस्तार से बताया। लेकिन अभी एक चर्चा पावर गैलरी में फिर जोर पकड़ रही है। वो चर्चा है स्मृति ईरानी के बारे में।
बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है स्मृति ईरानी और बड़ा अजीब रिश्ता है सत्ता के साथ उनका। फिर चर्चा शुरू हुई है तो क्यों शुरू हुई है? क्या स्मृति ईरानी दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह पा सकती हैं? और अगर पाएंगी तो क्यों पाएंगी? और अगर नहीं पाएंगी तो क्यों नहीं पाएंगी? अब मैंने अभी जिक्र किया अमित शाह जी का, मैंने अभी जिक्र किया योगी जी का। अमित शाह जी का जिक्र क्यों किया अब मैं बताता हूं। और अब जो स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहा हूं उसका रिश्ता क्या है। 2014 में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी राहुल गांधी से, लेकिन हार के बाद भी स्मृति ईरानी भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री बनी और एजुकेशन मिनिस्ट्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला। और उस वक्त ये बड़ी चर्चा चली कि बड़ी रसूखदार मंत्री है और प्रधानमंत्री से काफी इनका रिश्ता काफी मजबूत है। मतलब अमित शाह के माफिक ही इनका भी रिश्ता है। मतलब प्रधानमंत्री इनको तवज्जो देते हैं, इनको मानते हैं। और इसकी फिर चर्चा चली और उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। 2014 और 19 के बीच में उनका व्यवहार निश्चित रूप से कुछ ऐसा ही था। और लोग कहते हैं पावर गैलरी में कि अहंकार और स्मृति ईरानी दोनों एक हो गई थी। अगर अहंकार की कहीं कोई चर्चा हो तो स्मृति ईरानी का नाम ले लीजिए। आप समझ लीजिए कि अहंकार का मतलब, अहंकार का सिनोनिम्स बन गई थी स्मृति ईरानी। ऐसी लोग चर्चा करते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चर्चा होती थी। वैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि स्मृति ईरानी बहुत सुलझी हुई एक अच्छी नेता हैं और बहुत ही शालीन नेता है। मेरा यह अनुभव कहता है, व्यक्तिगत अनुभव। लेकिन लोग जो पावर गैलरी में चर्चा करते थे कि स्मृति ईरानी में अहंकार आ गया है। खैर वो विषय अलग है। लेकिन ये बात तो लोगों के जहन में थी कि चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को जगह मिली और एक और शख्स को जगह मिली। चुनाव हारने के बाद अरुण जेटली को भी जगह मिली। दोनों चुनाव हार गए थे और उस लहर में, जिस लहर में आम इमली सारे लोग चुनाव जीत गए, उस लहर में ये दोनों चुनाव हार गए। अरुण जेटली का चुनाव हारना तो बहुत ही समझिए कि चमत्कारिक खेल था। स्मृति तो फिर भी एक कद्दावर नेता के सामने खड़ी थी, राहुल गांधी के सामने खड़ी थी। और अमेठी परंपरागत सीट है गांधी परिवार का, वहां पर जाकर के वो ताल ठोक रही थी। वहां अगर वो हार गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमृतसर सीट, जहां की वो भारतीय जनता पार्टी का सीट था, हालांकि उन्होंने उसको हटा दिया, नवजोत सिंह सिद्धू को, उनको हटा करके एक सुरक्षित सीट के रूप में अरुण जेटली को लड़ाया गया और अरुण जेटली चुनाव हार गए। लेकिन इन दोनों शख्सियत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और दोनों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला। एक को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली, दूसरे को एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली। खैर अब अरुण जेटली है नहीं, स्मृति ईरानी स्वस्थ हैं, भगवान उनको और उनके स्वास्थ्य को और उनकी लंबी आयु हो और आगे जिए, बहुत कमाल का काम कर रही हैं। लेकिन स्मृति ईरानी 2019 जब आता है तो स्मृति ईरानी उसी अमेठी से राहुल गांधी को पटकनी देते हैं और चुनाव जीत करके आती हैं, फिर मंत्री बनती हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद स्मृति ईरानी का मंत्रालय चले जाता है। बहुत सारे मंत्रियों का मंत्रालय गया, डॉक्टर हर्षवर्धन का गया, रविशंकर प्रसाद का गया, प्रकाश जावड़ेकर का गया, स्मृति जी का भी गया। लेकिन स्मृति जी के मंत्रालय को जाने के पीछे जितनी मुंह उतनी बातें हुई, लेकिन असली बात अब धीरे धीरे खुल रहा है राज। और इसीलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा बदल दीजिए। मोदी है तो ये मुमकिन नहीं है। अब ये मामला चलने लगा है। अगर मोदी है तो ये मुमकिन नहीं है और अमित शाह है तो और भी मुमकिन नहीं है। अब आपको मैं जो आज इशारा कर रहा हूं, मैं जो आज बता रहा हूं, इस देश में कोई पत्रकार नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको ठीक से, आपको रेफरेंस सब कुछ बता रहा हूं अंदर खाने की।
लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि अमित शाह जी ने मुझे फोन नहीं किया है कि ऐसा ही है, नहीं। लेकिन ये जो चर्चा है पावर गैलरी में, जिसे और कोई नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं। और इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी है तो ये मुमकिन नहीं है और अमित शाह है तो और भी मुमकिन नहीं है, क्यों कह रहा हूं तो सुनिए साहब। स्मृति ईरानी दोबारा संभवतः सत्ता में नहीं आ सकती हैं। अब स्मृति का चमत्कार हो जाए तभी वो मोदी कैबिनेट में आएंगी, अन्यथा स्मृति के लिए दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। हालांकि बंगाल चुनाव में पार्टी ने उनका काफी प्रयोग किया, बंगाली भी बहुत अच्छा जानती हैं, बंगाली बोलती भी हैं, और उन्होंने बंगाल में कैंपेन किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत अच्छा काम किया। संगठन में हो सकता है स्मृति जी की वापसी हो, लेकिन कैबिनेट में मित्रों आना बहुत मुश्किल है। अब सुनिए खुफिया एजेंसी की क्या रिपोर्ट है, और डंके की चोट पर स्मृति जी उनके साथ मिलती हैं, बात करती हैं, प्रचार करती हैं। अभी जब स्मृति जी को कैबिनेट से बाहर किया गया तो स्मृति जी वापस लगभग 19 साल के बाद, 19-20 साल के बाद वापस तुलसी की सीक्वल में चली गई, और वो तुलसी ही थी तो तुलसी की सीक्वल करने के लिए मुंबई चली गई, और फिर से उन्होंने वो काम किया और लोगों ने देखा उसमें तो महारत हासिल है उनकी, वो वहां गई। लेकिन आजकल स्मृति जी का, आजकल नहीं, ये पुराना रिश्ता हो गया है। स्मृति जी का बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है मित्रों। और स्मृति ईरानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, बर्कले में फिनटेक लेक्चर दे रही हैं। कमाल की हैं। एक तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को कैसा होना चाहिए, उसका सोशल इंपैक्ट क्या होगा, कैसा एंटरप्रेन्योर्स आप बन सकते हैं, डिजिटाइजेशन की क्या भूमिका है, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, पॉवर्टी एलिविएशन को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, इसके बारे में वो लेक्चर देती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इन्हें बुलाया किसने था। तो एक इंडियन पॉलिसी जो मेकर्स हैं, इंडियन पॉलिसी बनाने वाले जो एक ग्रुप है स्टूडेंट का, उन्होंने इनको आमंत्रित किया। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले को एक बहुत बड़ा फंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करता है। किन किन क्षेत्रों में? हेल्थ केयर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सोशल इंपैक्ट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में, इस सब को लेकर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले को अच्छा खासा फंड मिलता है। अब डायरेक्ट तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इनको आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंड करता है, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नहीं, बिल गेट्स के साथ स्वयं स्मृति ईरानी के अच्छे संबंध हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक विज्ञापन आया था, वो एचपीवी वैक्सीन और अन्य को लेकर के, तो उसमें वो बजाबता इस एडवर्टीजमेंट में आ रही हैं बिल गेट्स के साथ। अब भारत सरकार की नजर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पर है, और खुफिया एजेंसी की स्क्रूटनी हो रही है। अभी आपने देखा होगा कि एफसीआरए के तहत बहुत सारे एनजीओ को बैन कर दिया गया। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को सरकार उस तरह से अभी प्रतिबंधित तो नहीं की है, लेकिन एक पॉलिसी बना दी है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। भरोसा करेंगे लेकिन वेरीफाई करने के बाद करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, कहां पैसा लगा रहे हैं, उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य में कोई गड़बड़ी है तो रवाना हो जाइए। क्यों? इसी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक कुकृत्य की वजह से हमारे यहां 9 बच्चियों की जान चली गई थी 2009 में,
और तब से खुफिया एजेंसियों के निशाने पर थी। और अब इसका जो लार्जर पिक्चर है मित्रों, वैसे व्यक्ति जो सिस्टम के हिस्सा हो जाएं और इस फाउंडेशन से उनका रिश्ता हो, तो खुफिया एजेंसी अब उनको क्लीन चिट नहीं दे सकती। और एनएसए डोभाल के रहते हुए और अमित शाह के रहते हुए अब इस देश में यह सब खेल नहीं चलेगा। ताजा उदाहरण सुन लीजिए। एआई समिट था भारत में। एआई समिट में बिल गेट्स साहब अपना ओपनिंग स्पीच देने वाले थे। सूट वूट पहन के आ गए थे पूरे देश का भ्रमण करने के बाद, यहां मौर्य सेरेटन में या किसी अन्य होटल में विराम फरमा रहे थे। माहौल बना, बिगड़ना शुरू हुआ उनके खिलाफ कि बिल गेट्स का विरोध शुरू हो गया चारों तरफ। अब अपोजिशन के नेताओं ने किया उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सिविल सोसाइटी की तरफ से बिल गेट्स के खिलाफ आक्रामक प्रेजेंटेशन हुआ इनके विरोध में, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक। भारत सरकार चौकन्ना थी, एनएसए चौकन्ना थी, भारत की खुफिया एजेंसी चौकन्ना थी। खुफिया रिपोर्ट पारित हो गया, खुफिया रिपोर्ट सरकार के टेबल पर पहुंचा और कल आज रात तक उनका जो पीआर कम्युनिकेशन था बिल गेट्स का, वो ये डिफाइन करता रहा कि नहीं नहीं बिल गेट्स साहब आएंगे और भाषण देंगे, वो सम्मिलित होंगे। आधी रात को पीआर ने कंफर्म किया कि नहीं, कल बिल गेट्स साहब किसी अपरिहार्य कारण से एआई समिट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। असल में खेल यह था कि भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया बिल गेट्स को। कहा कि नो, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू बी द पार्ट ऑफ एआई समिट, आप वापस जा सकते हैं। पहली जीत थी भारत की खुफिया एजेंसी की बिल गेट्स जैसी हस्तियों को बैरंग भेजने के लिए। बहुत बड़ी बात है मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। और क्यूबाइड नेटवर्क लगातार भारत सरकार को इस बात की जानकारी देता रहा कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कहां कहां गड़बड़ी कर रहा है। सरकार चौकन्ना थी, लेकिन सरकार वही कि ठीक है हम ट्रस्ट करेंगे लेकिन वेरीफाई करेंगे, क्योंकि आपने ट्रस्ट खो दिया है 2009 में, इसलिए सरकार चौकन्ना थी। देखिए सरकार जो होती है साहब, प्रधानमंत्री मंत्री जो होते हैं वो आते हैं जाते हैं, लेकिन सरकार एक सिस्टम है और वो सिस्टम अपने देश के प्रति लॉयल होता है। और उसमें अगर नेता लॉयल हो तो और क्या कहने हैं। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की लॉयल्टी पर एक रंच मात्र भी आप संदेह नहीं कर सकते। हां, उनको कुछ मिसलीड कर सकता है, तो कोविड के दौरान मिसलीड किया गया उनको, लेकिन जैसे ही उनको पता चली वो उनके कान खड़े हो गए। श्रीमान अमित शाह जी के भी कान खड़े हुए, मोदी जी के भी कान खड़े हुए। और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी है तो यह मुमकिन नहीं है। आप विदेशी ऐसी हस्ती जिनके ऊपर हमारी सरकार, हमारी खुफिया एजेंसी स्क्रूटनी कर रही है, उसका ध्यान दे रही है, उसको सर्विलांस में रखी हुई है, आप उनके साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं, उनके बुलाने पर विदेश जा रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, यह नहीं चल सकता है। और इस बात की जानकारी जहां जहां मिली सरकार को, उन्होंने पूरा इंटरनल नोट तैयार कर लिया अपने ही मंत्रियों के खिलाफ। और इसलिए स्मृति ईरानी का भारतीय कैबिनेट में आना संदेह के घेरे में है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी बिल्कुल अलर्ट है। एक नेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आपकी लॉयल्टी संदेह के घेरे में बिल्कुल नहीं है, संदेह नहीं किया जा सकता है। आप राष्ट्रभक्त नेत्री हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं हो कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा क्या बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इतिहास, उनका हाथ अगर मैं कहूं कि खून से रंगे हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका इतिहास ठीक नहीं है। और अब तो पता चल गया, अभी तो उनको कांग्रेशनल हियरिंग में उनको पकड़ा, उन्होंने कबूल कर लिया, अपने
सेक्सुअल एब्यूज के बारे में भी कहा कि मैं तीन तीन महिलाओं के साथ मेरे अफेयर थे, ये थे वो थे। ये तीन तो वो जो पकड़ा गए हैं, जिनके फोटोग्राफ होंगे, वो जब कांग्रेसनल हियरिंग में उनके सामने रखा गया होगा कि भैया ये कोई मोर फोटोग्राफ्स नहीं है, ये फोटोग्राफ सामने में है, एप्स्टीन फाइल की मैं जिक्र कर रहा हूं। तो एप्स्टीन फाइल में जब इनका नाम आया तो इन्होंने अब स्वीकार कर लिया कांग्रेसनल हियरिंग में कि हाँ मेरे तीन इनके साथ मेरे अफेयर थे। अब इसका लार्जर पिक्चर क्या है मित्रों? बिल गेट्स जो ग्लोबलिस्ट कबाल है उनमें से एक है, और भारत की खुफिया एजेंसी और नया भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये फॉरेन कबाल को अब किसी भी तरीके से टॉलरेट करने के लिए नहीं है तैयार। ताजा एग्जाम्पल सुनिए। विकीलीक्स के जो कर्ता धर्ता हैं जूलियस असांजे, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इन कबाल से ज्यादा अच्छे हैं। भले ही वो एक्सेंट्रिक हो, कुछ भी बयान दे देते हो, पागल हो, मूर्खतापूर्ण हरकत करते हो, लेकिन गंदे इंसान नहीं है। अब ये और बात है कि डीप स्टेट उनसे गंदगी करवा रहा है, अभी उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पर और कहां कहां वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन आगे से वो कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है तो अकेला खाली शख्स डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार नहीं है, ये गलतफहमी मत पालिए। प्रेसिडेंट वहां ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट सारा निर्णय लेता है, नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम है वो निर्णय लेता है। अमेरिका इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है कि कहीं पर जाकर के बम फोड़ देगा। तो पूरा एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि किस देश के खिलाफ हमको लड़ना है, किस देश के खिलाफ नहीं लड़ना है। उसका कैलकुलेशन होता है कि ये लड़ेंगे तो हमारे देश को फायदा होगा, वो काम करता है। इसलिए खाली डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराइए। सामने में वो आदमी आपको दिखता है तो हम लोग कहते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप पागल है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच का जो रिश्ता खराब हुआ है वो आज नहीं हुआ है, ये 2020 में खराब हो गया था। और इस रिश्ते को खराब करने में ये जो सेकंड इंटरनेशनल कबाल है ना, उसकी भूमिका बहुत थी। वरना मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत शानदार थे। ट्रंप, अब तो खैर ट्रंप के कदमों में जाकर के बिल गेट्स बैठ चुका है मित्रों, बैठ चुका है। लेकिन ट्रंप और बिल गेट्स, ट्रंप एलन मस्क एक तरफ, बिल गेट्स, बाइडेन, फॉची एक तरफ। अब फॉची कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी डेमोक्रेट लीनियंट लीडर थे। हालांकि इनको रिपब्लिक बिजनेसमैन है, रिपब्लिकन को भी उसी तरीके से समर्थन करते हैं। ये अभी जब इनको लगा कि एंथनी फॉची फंसेगा महामारी वाले केस में, और इसकी भूमिका सबसे, क्योंकि वहां के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, वो इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जो खुद पहले डेमोक्रेट थे, जॉन एफ कैनेडी के भतीजा हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, और रॉबर्ट एफ कैनेडी कह रहे हैं कि फॉची और बिल गेट्स, इन दोनों ने मिलकर के पूरी दुनिया के मानवता के खिलाफ अपराध किया है, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा अपराध किया है। और उसमें बिल गेट्स की भूमिका बेहद संदेहास्पद है, संपूर्ण रूप से। क्योंकि ये फार्मा में इन्होंने 2000 में जब अपना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाया, उसके बाद लगातार इन्होंने दुनिया भर की फार्मा कंपनियों में निवेश किया। और ये लगातार ये पेंडेमिक एपिडेमिक का खेल इनका बहुत दिन से चल रहा था, जिसको अब तुलसी गबार्ड ने कंफर्म किया, मतलब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया। 2019 में ही डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि ये उनको हटाने के लिए पूरा षड्यंत्र हुआ था। और दिक्कत क्या हुई मित्रों, माने न माने, अब भारत सरकार ने इस बात को समझ ली है कि जो शक्तियां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर कर रही थी, उन शक्तियों के साथ कहीं ना कहीं भारत अलाइन हो गया। अब ये आप मिस्टेक कहें, गलती कहें हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की, या वो कबाल जो उनके कबाल थे हमारे यहां एक्टिव थे, यही सोरोस गैंग है, यही गेट्स गैंग है, यही रॉकफेलर गैंग है। लेकिन पता नहीं मोदी जी उन्हीं के चक्कर में फंस गए, और यहां से हमारी भारतीय डिप्लोमेसी पूरी तरह से दूसरे दूरी पर चला गया। और इनको लगना लगा कि मुझे अगर बचना है तो इनके साथ चलना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में बैठे कौन कौन मोल हैं, अब उनको पहचाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मोदी अब एक एक मोल को पहचान रहे हैं, कौन ब्यूरोक्रेट्स है, कौन मंत्री है, कौन संतरी है,
किसका किस रूप में किसके साथ क्या संबंध है, वो हमारे देश के साथ सही है या गलत है, आज उसकी कीमत हम चुका रहे हैं। जो 2019-20 में जो हमारी डिप्लोमेटिक भूल थी, उसकी कीमत चुका रहे हैं। हम 360 उनके नैरेटिव में चले गए। हम पूरे महामारी में उन कबालों के नैरेटिव को अख्तियार कर लिया, पूरे महामारी में। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ खड़ा था, वो पूरी महामारी को बोल रहा था कि ये टोटल फ्रॉड, ये कबाल हैं जिन्होंने ये पूरा क्रिएट किया है। एंटी ह्यूमनिस्ट अप्रोच है इनका। एक से एक साइंटिस्ट को इन्होंने मुंह बंद करवा दिया, बड़े से बड़े डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, उनका प्रैक्टिस सस्पेंड कर दिया। अब ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया में। उन्हीं कबालों के साथ कहीं ना कहीं हमने भी अपना संबंध बना लिया, अनजाने में या जाने में, भगवान जाने। लेकिन अब उसी कबाल बिरादरी में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आज ये कह रहा हूं कि उसी कबाल बिरादरी से हमारी नेता, मैं उनके इंटीग्रिटी पर, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि बिल गेट्स के साथ उनकी इतनी नजदीकी क्यों है। क्या कर रहा है बिल गेट्स हमारे देश में। लेकिन खैर, मैंने जो कहा था शुरुआत में, अमित शाह एक बार भी विदेश नहीं गए हैं। देश की सीमा को देश में रहते हुए चौकस, चाक चौबंद, सुदृढ़ कर रहे हैं। अमित शाह हैं तो ये मुमकिन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, देश विरोधी शक्तियों के साथ उनका कोई भी अगर संबंध है तो वो भारत की सरकार को प्रभावित नहीं कर सकता, नंबर 1। और मोदी अगर है तो ये मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आप ये मान के चलिए, ठीक है, आपके संबंध अनजाने जाने में हुआ, भगवान जाने, लेकिन सरकार की ये पॉलिसी है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो हम आपको ट्रस्ट करेंगे लेकिन वेरीफाई करके चलेंगे। अगर आपका उनके कुछ सामाजिक कार्य से लेना देना है, वहीं तक है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको नहीं छुएंगे। लेकिन अगर उसके आगे कुछ लेना देना है तो फिर हम सतर्क हैं। इसलिए आप मान के चलिए, स्मृति ईरानी का इंडक्ट होना मोदी कैबिनेट में संदेहास्पद है। चर्चा अगर चली है तो दूसरी चर्चा हो रही है। गहरी बात है। सामान्य रूप से आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मैंने स्मृति ईरानी के खिलाफ कुछ बोल दिया। बिल्कुल नहीं। मेरा स्मृति जी से, मैंने खुद कहा आपको, स्मृति जी के राष्ट्रभक्ति पर, स्मृति जी के लॉयल्टी पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये जरूर हैरान करता है कि स्मृति ईरानी बिल गेट्स के साथ इतने हॉबनॉबिंग क्यों कर रही हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, तब जबकि भारत सरकार अब बिल गेट्स को समझ चुकी है। पहले तो चलिए नहीं समझती थी, लेकिन अब सरकार समझ चुकी है। अब उनका माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा ये खेल है जो माइक्रोसॉफ्ट में अब उनका स्टेक भी बहुत कम है। वैसे तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का अभी भी स्टेक है, 26% था, अब घट के हो सकता है और कम हो गया हो, लेकिन 26% फाउंडेशन का स्टेक है। उनका अपना पर्सनल स्टेक 1 या 2% के आसपास होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पर आज भी हम रिलाई कर रहे हैं। तो मित्रों, ऐसा लगता है कि भारत सरकार अब पूरी तरह से चाक चौबंद है। अपनी सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भले ही आप देश के प्रति कोई ऐसा नहीं काम नहीं कर रहे होंगे, फिर भी अगर कहीं दूर से भी कोई रिश्ता नाता है तो भारत सरकार सतर्क है। अब बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।